हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं दर्पण के बारे में। इससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दर्पण के बारे में देखे थे। दर्पण दो प्रकार के थे, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो इसे पिछले वीडियो में हम दर्पण में समतल दर्पण बता दिए थे। अब जानते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में कितने गोले का भाग है। तो दर्पण का मतलब क्या, कोई कांच का टुकड़ा, उसमें से कोई कांच का टुकड़ा होगा तो वो गोल होगा। तो वही डिफिनेशन में बोल रहा है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, खोखले गोले का भाग, किसी गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो अब देखिए, जिसका धसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, धसा मतलब जो अंदर की ओर, ऊपर बाहर की ओर हो। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये बाहर की ओर हो, ये क्या धसा हुआ है, वो क्या कराएगा, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ, वो क्या कहलाएगा, अब उत्तल दर्पण। तो उभरा होने का मतलब है, जहां देखिए ये अंदर की ओर है, ये दर्पण का है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या पार्ट है, इसी का टुकड़ा है। जैसे देखिए गोलीय दर्पण मतलब क्या, पूरा गोल है, सरफेस गोल है। और यहाँ पर देखिए आधा पार्ट, तो यही आधा पार्ट देखिए यहाँ पर लग रहा है, जिसका बाहर रहेगा, धसा लगेगा कि अंदर की ओर धसा हुआ है। तो ये क्या, ये इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। जो उभरा हुआ हो तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है गोलीय दर्पण का, ये हर जानते हैं, कोई भी वृत्त में एक केंद्र होता है। तो ये क्या बीच वाला, ये वक्र, इसको केंद्र बोलते हैं। तो इसका नाम यहाँ पर दर्पण में इसका नाम रखते हैं वक्रता केंद्र। तो अब देखते हैं फिगर के साथ, देखिए इसमें ये केंद्र हुआ, इसके बाद और कुछ होता है, फोकस होता है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे देखिए एक दर्पण ले लेते हैं, अभी समतल दर्पण अवतल दर्पण दोनों लेकर बात करेंगे। तो पहले देखिए एक अवतल दर्पण ले लिए, इससे पहले परावर्तन का नियम बताए थे। देखिए परावर्तन का नियम क्या कहता है, ये कोई वस्तु है तो ऐसे परावर्तन बताए थे, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। जो सेंटर पर मिला उससे आपतन क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये कोई दर्पण या कोई भी वस्तु ले लीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये लंब हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बताए थे ये तीनों एक ही तल में रहता है। तो परावर्तन का नियम भी यहाँ से आएगा, परावर्तन का नियम 2 होता है। तो वो देखिए यहाँ पर ये क्या, एकांतर कोण आई और आगे जरूरत होगा इसलिए इसको बता रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, डायरेक्ट देखिए दोनों कोण बराबर होता है। परावर्तन का नियम पिछले वीडियो में बताया था। आपको यदि दिक्कत हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो आने वाली किरण आपतित किरण, तो ये दर्पण है। अब देखिए यहाँ पर आने वाली किरण आपतित किरण, ये है। यहाँ पर बताए थे कोई फोकस है, तो आप यहाँ पर ये अभी इसको हम दे रहे हैं कोई चीज, यहाँ पर ये पोल है, बता रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर देखिए ये M कोई दर्पण है, इतना तो जानते हैं, ये M दर्पण है। अब बता रहे आने वाली किरण देखिए, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो यहाँ पर देखिए ये परावर्तित, ये आपतित क्या है, आपतित किरण। हम बताना चाह रहे थे आपतित किरण, ये तो आप तो लोग जानते हैं, किसी वस्तु से टकराएगा तो वो मुड़ जाएगा परावर्तन का नियम से। तो यहाँ से मुड़ेगा ना, ये जो यहाँ से आएगा किसी होकर जाएगा। अब देखिए आपतित किरण किसी दर्पण से टकराकर अपने सतह से मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद जो यहाँ पर जो टकराएगा वही फोकस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, फोकस है। आपतित किरण आया और दर्पण से
टकरा कर ये डायरेक्ट मुड़ गया। तो मुड़ने की घटना को परावर्तन कह रहे थे। वही परावर्तन के नियम से है। यहाँ पे जो पड़ा है इसको फोकस कहते हैं। अब यहाँ बताए थे ये सेंटर है, तो यहाँ पर सेंटर तो रहबे करेगा क्योंकि ये केंद्र है दिखाने के लिए। और देखिए यहाँ पर दोनों का दूरी होगा, ये दूरी दोनों सेम रहेगा, अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें बता रहे ये और ये क्या है, ये वक्रता त्रिज्या होगा, वक्रता त्रिज्या, इसको वक्ता केंद्र कहते हैं। आप कहिएगा यहाँ लेकर वक्ता केंद्र से लेकर पोल तक के बीच के ध्रुव, पोल का मतलब ध्रुव हुआ, तो ध्रुव हुआ वक्ता केंद्र से लेकर और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर आप बता रहे हैं ये पोल, तो अब बोलिएगा दर्पण की कोई मध्य बिंदु या बीच वाले भाग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वक्ता केंद्र कि बीच वाला पार्ट को क्या कहेंगे, बीच वाले पार्ट को ध्रुव कहेंगे। किसी का टुकड़ा रहेगा ना, तो चाहे वो उत्तल दर्पण रहेगा, उसमें भी ये Mn क्या है, उत्तल दर्पण है, इसमें बीच वाले पार्ट को क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। अब देखिए आने वाली किरण जब भी आएगा तो आपतित किरण और जाने वाली ये परावर्तित किरण हो। अब आपको इसमें बताना क्या चाह रहे थे, अब देखिए ये एक चीज बच गई, तो आप बोलिएगा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो बोलिएगा फोकस और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, वक्ता केंद्र और फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को। तो अब देखते हैं इसका आप डिफिनेशन देखते हैं। तो पहले देखिए ये आपतित किरण हो गया, इसको हम परावर्तित किरण बोल सकते हैं, लेकिन जहां पर काटेगा उसको फोकस कहेंगे, ये वक्ता केंद्र होगा, ये आगे इसका जोड़ी होगा। तो आप देखिए ये इसलिए बताए हैं क्योंकि आज F बराबर R/2 इसमें भी काम आया क्योंकि ये आपतित किरण है, आप लोग भूल सकते हैं, इसलिए इसको फिर से दिखाएं। अब देखते हैं इसका डिफिनेशन देखते हैं। अब डिफिनेशन देखते हैं। जैसे वक्ता केंद्र है, ये कभी कदा 2 नंबर पूछ देगा, पोल पूछ देगा या वक्ता केंद्र, प्रधान अक्ष, फोकस दूरी और अब देखिए इसका डिफिनेशन देखिए, तो डिफिनेशन देखेंगे किसी खोखले गोले का भाग। तो गोला मतलब देखिए दर्पण आपको गोल ही तरह रहेगा, जैसे एना ले लीजिएगा तो इसी को दर्पण कहते हैं। कोई कांच का टुकड़ा, दर्पण बना किसी कांच से बना। तो अब देखिए आपका गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्रों को क्या कहेंगे, वक्ता केंद्र कहेंगे। जैसे देखिए ये क्या है, ये मान लेते हैं दर्पण है, कोई कांच का टुकड़ा है, अब उसमें भी कांच का टुकड़ा क्या गोल रहेगा। अब इसमें अब तो जानते हैं किसी वृत्त में एक केंद्र होता है, उसके केंद्र को, अब ये देखिए दर्पण है, दर्पण में एक केंद्र होगा, उसको क्या कहेंगे, वक्ता केंद्र। तब यहाँ डिफिनेशन में देखिए किसी गोलीय दर्पण का खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्रों को वक्ता केंद्र कहते हैं। अब देखिए आप याद करने का तरीका, आप तो इतना बहुत परिभाषा रहता है उसमें याद कैसे करें, याद रखिएगा किसी खोखले गोले, एक चीज है किसी खोखले गोले का भाग है, उसके केंद्र को क्या कहें, वक्ता केंद्र। जैसे वृत्त में जो केंद्र होगा उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो वही है किसी खोखले गोले का केंद्रों को वक्ता केंद्र कहते हैं। अब देखिए इसे क्या है, इसे इट इज डोनेटेड बाय सी। अब देखिए इसको यदि आप हिंदी में लिखिएगा, इसे सी से सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। और देखिए सी से सूचित, अब आप देखिएगा यहाँ पर, अब 2 नंबर में पूछेगा, अब इतना चीज लिख देंगे, परिभाषा के साथ साथ आप क्या डाल दीजिए, फिगर भी डाल दीजिए। और यहाँ पर आप लिख दीजिए वक्ता के। जैसे एग्जामिनर को ऐसा लगे कि विद्यार्थी पढ़ा हुआ है, अच्छा से पढ़ा है, इसलिए आप फिगर भी पार दीजिएगा और परिभाषा भी लिख दीजिएगा। इससे आपको 2 नंबर तो 1.5 नंबर देगा, आपको निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्रुव का गोलीय दर्पण के माध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के माध्य बिंदु क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तब देखिए ध्रुव क्या, जैसे देखिए अब दर्पण ले लेते हैं, दर्पण ये देखिए ऐसे दर्पण है ये। अब देखिए ये कौन दर्पण है, ये अवतल है, ये उत्तल है। अब यदि आप बड़ा देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये क्या है, अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। अब देखिए ये Mn
दोनों देख लीजिए। अब यहाँ पर जो माध्यम बिंदु होगा, क्योंकि ये पूरा दिखाने के लिए क्या है, इसको देखिए यहाँ पर इसी को पोल कहेंगे, इसके बीच वाले माध्यम बिंदु को आप डायरेक्ट इसमें भी देखिए, गोलीय दर्पण के माध्यम बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये देखिए, ये गोलीय मतलब गोला दर्पण है, जैसे ही आप या इसको ले लीजिए या उत्तल दर्पण, दोनों को लीजिए, इसका जो मध्यम बिंदु होगा उसी को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। अब देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष समझिए, फिगर में तो वैसे बता दिए हैं, देखिए फिर से आप देख लीजिए। पहली बात, ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, देखिए ये कोई ले लिए, देखिए आपतित, सॉरी ये तो हम फोकस के बाद देख, गोलीय दर्पण ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाला, देखिए ये है दर्पण। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जानते हैं इसका बीच सेंटर होगा, वक्ता केंद्र होगा। अब यहाँ पर ये भी ध्रुव के बारे में भी जान लीजिए। अब देखिए इसको जो भी सरल रेखा मिलाएगा उसी को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण को ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अक्ष। ये दिखाएगा भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम इसको ड्रॉ करते हैं दिखाने के लिए। 3D में आप देखिएगा तो पता नहीं चलेगा, ये नाम कैसे पता चलेगा, तो वही बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने, ध्रुव और वक्ता केंद्र को ये मिला रहा है सीधी रेखा, तो इसी को प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल, इसके इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर आप प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये बराबर पूछ देता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये बता दीजिएगा ये परिभाषा। ये आप फिगर बनाइएगा कैसे, ऐसे कीजिएगा डायरेक्ट, यहाँ पर P लिख दीजिएगा, यहाँ पर C और बीच में फोकस डाल दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं अब तो सब कुछ। अब देखिए फोकस के बारे में क्या, प्रधान अक्ष के समांतर, अब प्रधान अक्ष के समांतर क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले किरण आपतित किरण, क्या आपतित किरण आ रहा है, दर्पण से परावर्तन, परावर्तन यहाँ पर दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन, लेंस के बारे में अगले चैप्टर में जिक्र करेंगे, तो आप यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं लेंस का अपवर्तन। अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। अब देखिए, अब तो इसके बारे में भी जान गए। देखिए आने वाली किरण आपतित किरण, यहाँ पर केंद्र है, तो आप बताए देखिए फोकस ये दोनों का सेम बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए आपतित किरण किसी वस्तु क्या करे, ऐसे डायरेक्ट निकल जाए, इसी को कहते हैं फोकस। यही निकला प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, समांतर सभी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन या बताए थे ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे ये परावर्तन करने के बीच में आपतित किरण आपतन बिंदु, यही बताए आने वाले किरण आपतित किरण फोकस होकर जाएगा। तो वही करा प्रधान अक्ष के समांतर सभी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या काटती है, काटती हुई प्रतीत है, मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। अब देखिए फोकस इट इज नोटेड बाय एफ, मतलब इसे क्या है, इसे एफ से सूचित किया जाता है। अब दूसरा देखिए फोकस दूरी, दूरी। अब देखिए यहाँ पर दर्पण के ध्रुव और प्रकाशीय केंद्र को, अब डायरेक्ट सिंपल में देखिए इसको हम लिख दिए हैं प्रकाशीय केंद्र से, तो वो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, ध्रुव और फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ध्रुव हो गया, पोल है, यहाँ से लेकर फोकस एफ है, ये दोनों के बीच की दूरी को कहेंगे। आप लिखे दर्पण के ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र से फोकस की दूरी को फोकस कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र यहाँ से आया, तो अब यहाँ देखिए पता चलेगा इसमें प्रकाशीय केंद्र, जैसे ये प्रकाशीय केंद्र ऐसे आएगा, ये पता चलेगा। यही करा प्रकाशीय केंद्र फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसमें भी आप फिगर बना सकते हैं। फिगर कैसे बना दीजिएगा, ऐसे बनाइएगा या ऐसे ही प्रधान अक्ष है आपतित किरण, ये फोकस हो गया, यहाँ पर आप ऐसे करके आप दे दीजिए, ये भी फिगर। अब करा वक्ता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ से देखिए इसको, ये क्या है, वक्ता त्रिज्या है,
ये फोकस दूरी है, फोकस के बारे में जान। अब क्या करें, पोल और फोकस दूरी के तो कहेंगे ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। अब वक्ता त्रिज्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या वक्ता त्रिज्या पूछेगा तो कहेंगे ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे आगे सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पर भी बोल दी ये, अब इसको इसलिए लिखें क्योंकि हमें वक्ता केंद्र वक्ता त्रिज्या को आगे जरूरत, क्योंकि अब देखिए इसका भी आएगा ध्रुव फिगर बनाना पड़ेगा, क्या बराबर पूछता है उसके बारे में देखते हैं। अब ये एक चीज है F बराबर R/2 या R बराबर 2F, उसको सिद्ध करेंगे। उसके बाद ये अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या के आधी होती है या अथवा फोकस दूरी दुगुनी होती है। F बराबर R/2 या R बराबर 2F। देखिए इसको नहीं देखना, पहले हम रफ से समझा रहे हैं, उसके बाद आपको सब कुछ सिखाएंगे कैसे इसको इतना चीज लिखना है। अब देखिए पहला बात देखिए रफ जाएगा, ये अवतल दर्पण है। देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को आपको चीज दिखाएंगे। अब देखिए ये अवतल दर्पण है, इसको यहाँ दे दीजिए। अब पहला जानते हैं ये प्रधान अक्ष है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखिए ये पोल है। अब देखिए आने वाली किरण आपतित किरण, इससे गया जाए किसे, फोकस से। अब देखिए ये हो गया फोकस, ये हो गया इतने दूरी पर कितना केंद्र। अब देखिए ये हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब देखिए इसमें क्या करना हो गया। अब देखिए अब एक चीज हम ड्रॉ कर लें। देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा है ये क्या है, लंब है। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसलिए इस पर लंब हो गया क्योंकि पोल से लेकर फोकस दूरी ये दूरी और फोकस से लेकर वक्ता केंद्र दूरी ये दोनों दूरी बराबर होती है। इसलिए हम परावर्तन के नियम से जानते हैं, जैसे आपतित किरण आया परावर्तित हो गया, ये जो परपेंडिकुलर होता है ये तीनों आपस में तीनों तल बराबर होते हैं, जितना कोण ये होगा उतने कोण ये होगा। तो ये बताना चाह रहे थे यही, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर दे सकते हैं। अब बोलिएगा हाँ क्यों नहीं। अब देखिए इसको A और इसको B मान लीजिए, या इसको X या Y कुछ भी मान लीजिए। उसके बाद ये देखिए P यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये दोनों सवाल सेम, इसलिए सेम ही बने। अब देखिए यहाँ पर MN ये तो दर्पण है। अब देखिए यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब ये डिग्री आपने मन से नहीं दिए, परावर्तन के नियम से दिए, ये परावर्तन के नियम से दिए। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर क्योंकि आप देख सकते हैं। अब देखिए पहली बात, अब क्या करना इसका परिभाषा, इसमें क्या क्या किए। तो पहला लिखिएगा, माना कि सबसे पहले MN एक दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। उसके बाद क्या, MN के बीच वाले माध्यम भाग को पोल कहते हैं, पोल ध्रुव कहते हैं। दूसरी बात लिखिएगा, पोल के बाद क्या, फोकस दूरी, फोकस F है। उसके बाद वक्ता केंद्र C है। उसके बाद देखिए प्रधान अक्ष के समांतर, क्या प्रधान अक्ष के समांतर, ये क्या है प्रधान अक्ष समांतर। ये भी क्या आपतित किरण है, ये भी क्या आपतित किरण। तो आपतित किरण जाएगा फोकस होकर, ये सबको पता है प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण है। हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये आपको देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं I बराबर R, परावर्तन के नियम से पहली बात। उसके बाद आप तो भाषा लिख सकते हैं। भाषा हम क्या करना है, जो फिगर में किए हुए। तो देखिए भाषा फिर से एक बार समझा रहे, क्योंकि आपको भाषा लिखना आना चाहिए। पहले देखिए क्या किए, MN क्या है, अवतल दर्पण है। उसके बाद बीच वाले भाग को, अब भाषा नंबर सकते हैं। अब देखिए 5 नंबर होगा, तब बीच वाले भाग को क्या करते हैं, पोल। इसमें ध्रुव P है, फोकस F है, वक्ता केंद्र C है, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा बात, प्रधान अक्ष के समांतर, जब भी आपतित किरण रहेगा तो प्रधान अक्ष के समांतर रहेगा। ये भी आपतित किरण है, कहाँ से जाएगा, फोकस होगा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए ये परपेंडिकुलर इसलिए दिया गया परावर्तन का नियम क्योंकि इससे सिद्ध होगा। अब ये चीज दे दिए। अब देखिए परावर्तन नियम I बराबर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब क्या लिखे, देखिए माना MN अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव
पी फोकस एफ था ताकि सी है, जो जो बोले क्या क्या किए सब लिख दिए। उसके बाद प्रधान ए बी प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, मतलब यहाँ पर लिख दिए दर्शा दिए। आप वैसे भी प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण ए बी है, तो ए बी प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण तथा बी आर। अब देखिए आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, तो यही बी आर क्या परावर्तित किरण है। सी बी, अब देखिए ये क्या है लंब है, किस पर लंब है, तो ये सी बी लंब है, ये लिख दिए। अब देखिए क्या किए, अब देखिए यहाँ पे देखिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण सी एफ बी या एफ बी सी, मतलब हमको जो भी कोण लेना है जो बड़ा उसको हमको बीच में रखना है, ये सेंटर। आप इसको सी बी ए भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सी बी एफ या एफ बी सी, अब देखिए सी बी एफ, तो बीच वाले पार्ट में। अब देखिए कहाँ से आया, परावर्तन के नियम से आया, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन का नियम क्या कहा, कोण आई बराबर कोण आर, यहाँ से आया। अब देखिए इसमें क्या किए, पहली बात, अब देखिए यहाँ पर ए बी सी कोण सी बी एफ क्या परावर्तन के नियम से। देखिए अब परावर्तन का नियम है ऑलरेडी ए बी बराबर क्या सी पी, दोनों बराबर होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम कह रहा है तीनों एक ही तल में रहेगा। अब देखिए एकांतर कोण, अब देखिए एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण के बारे में पहले जानिए, हमको सिखाना है, ये नहीं डायरेक्ट भागना। उसे एकांतर कोण हम समझाने के लिए 2 मिनट नहीं लगे बता दें, और अस्थिर से सब कुछ बताएं। देखिए एकांतर कोण पे है, ये दोनों समांतर कोण है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों समांतर है, प्रधान अक्ष के समांतर। अब देखिए कोई त्रियक छेदी रेखा, तो त्रियक छेदी रेखा जब भी रहेगा तो तिरछी रहेगा। त्रियक मतलब तीर की धनुष की तरह टेढ़ा रहेगा, त्रियक मतलब टेढ़ा। देखिए यहाँ पर एकांतर कोण से जानते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण। इसमें क्या करा, जैसे एक ये बराबर होगा 6 के, 3 बराबर होगा, सॉरी 1 बराबर होगा 8 के, 3 बराबर होगा 6 के, ये दोनों बराबर होगा, आसपास में बराबर का, यही हो गया। तो इसी को हम एकांतर कोण कहेंगे। तो ये त्रियक दो समांतर रेखा को जब कोई त्रियक छेदी रेखा काटती है तो वो एकांतर कोण कहलाती है। ये इसका डेफिनेशन वही एकांतर कोण हुआ। यहाँ पर देखिए तो वही नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या किए, ये कोण ये दोनों बराबर है, एकांतर कोण से भी दोनों को बराबर है। तो यहाँ पर वही किए, कोण ए बी सी, ये आई हो गया, ये आर हो गया, वैसे लिखने के लिए। अब देखिए ये कोण गया है, तो कोण बी सी एफ, तो कोण बी सी एफ, ये दोनों कोण कहाँ एकांतर कोण से। देखिए कितना बड़ा है। अब देखिए अब इक्वेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए सी बी एफ और बी एफ। अब देखिए हम जानते हैं RHS यदि दोनों बराबर होगा, ऑलरेडी RHS बराबर होगा, ये हम बराबर जानते हैं क्योंकि सर्वांश के नियम से जानते हैं, वो ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे। RHS से LHS कितना जानिए, यदि RHS बराबर है तो ऑलरेडी LHS, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या ये दोनों LHS बराबर है तो ये RHS बराबर होगा, इसलिए सी कुछ नहीं किया। देखिए समीकरण देखिए सी बी एफ और बी सी एफ आने, यहाँ पर देखिए क्या की सी बी एफ और बी सी एफ दोनों की। अब देखिए क्या किया, अब पहला एक भाषा लिखिए, भाषा नहीं लिखिए तब भी चलेगा। देखिए माना दर्पण एक बड़े फोकस दूरी वाला दर्पण है, मतलब यहाँ पर देखिए छोटा, अब देखिए बहुत छोटा बनना है, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, कितना फास्ट में काम करेगा, बहुत फास्ट। यहाँ दर्पण इसलिए इसको बड़ा रहेगा, बड़ा दर्पण बड़ा करके दिखाएं। फोकल दूरी क्या बड़ा दर्पण बड़ा है, बिंदु बी पर दर्पण एक ध्रुव, यहाँ पर बिंदु बी के बाद यह के निकट है, क्या बी के निकट बहुत निकट है, इसका यदि दूरी देखिएगा दर्पण बहुत कम होगा, बाल के बराबर भी दूरी आएगा, इतना न्यूनतम दूरी होता है। ऐसे देखिए निकट, बी के निकट क्या है, सबसे निकट क्या पी है, पी मतलब ध्रुव है,
अब देखिए यहाँ पर क्या की बी एफ बराबर पी आर। अब देखिए बी एफ और पी एफ दोनों लगभग में बराबर होगा, क्योंकि दूरी न्यूनतम है, लगभग बराबर होगा। ये कितना होगा? लगभग बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, लगभग बराबर। अब देखिए समीकरण 3 एवं 4, समीकरण 3 एवं 4 से अब देखिए यहाँ पर सी, अब फिर बोले वही RHS बराबर होता है, RHS बराबर होता है। तब देखिए यहाँ पर बी एफ और बी एफ दोनों बराबर, यहाँ उल्टा लिखा गया पी एफ बराबर बी एफ, RHS बराबर है, RHS बराबर होगा। अब देखिए सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, बी एफ दोनों बराबर है, और RHS बराबर है, इसलिए RHS बराबर होगा। अब देखिए अब क्या करें, अब क्या करें, अब डायरेक्ट फिगर में आगे हमको सिद्ध करना। अब देखिए सी पी, अब यहाँ पे देखिए ये इसको हम डायरेक्ट आर भी लिख सकते हैं, वैसे आप इसको मजा लीजिए आर, इसको क्या किया हमको सिद्ध करना है, वक्ता त्रिज्या। तो सी पी बराबर क्या लिखते हैं, सी एफ प्लस सी पी, इसको लिख सकते हैं बी पी एफ प्लस सी पी, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए सी पी और अब देखिए सी एफ को बी आप यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 3 से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण, यहाँ से आप लिख समीकरण 3, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3 में क्या किए, सी एफ बराबर बी एफ दोनों बराबर। अब देखिए सी एफ बराबर 2 पी एफ। अब देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप यहाँ पर डायरेक्ट जानिए, जैसे दर्पण कोई है, यहाँ पर दर्पण है, यहाँ पर ये डी खिंचाएगा, ये खिंचाएगा। अब देखिए ये आ गया त्रिकोणमिति, आप जानते हैं 0 और 90 जो भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर देखिए 90 और एक्स अस्सी में एक्स एक्स क्या रहेगा निगेटिव, ये निगेटिव रहेगा और वाई एक्स पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर देखिए दोनों निगेटिव रहेगा। यहाँ पर देखिए पहले एक्स एक्स पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है दर्पण, इधर जो भी रहेगा, क्योंकि एक्स एक्स पर हो रहा है, तो जब भी अवतल दर्पण निकलेगा दर्पण की साइड सब सारी निगेटिव। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सीपी को हम आर, क्योंकि वक्ता त्रिज्या है इसलिए इसको हम आर लिख सकते हैं, इसे हम आर लिखिए। अब देखिए सी एफ और पी, तो 2 पी एफ है, तो यहाँ पे देखिए पी एफ, इसको हम आर गुनी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पी है, तो 2 पी, एक पी एफ को हम क्या लिख आर लिख सकते हैं, एक पी एफ को आर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखिए। अब दूसरा देखिए यहाँ पर करा एफ छोड़, क्योंकि हम अब देखिए क्या किए एफ बराबर आर बाय 2, यहाँ पर देखिए क्या की 2 की दर भेज दी, एफ बराबर आर बाय 2, या इसी को आप लिख सकते आर बराबर 2f। तो आपको यदि कर दे अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या आधी होती है अथवा फोकस दूरी दोगुनी होती है, या ये पूछते या f बराबर आर बाय 2 या r बराबर 2f पूछ दे। यहाँ पर आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में होगा तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप कर सकते हैं। इसका अगले वीडियो में हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।